हेलो बेटा, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है? हेलो श्रेया, आवाज क्लियर बेटा? श्रेया सभी गुड आफ्टरनून। और टुडे बेटा हम लोग सेल चैप्टर का रिवीजन क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि चैप्टर नियर अबाउट कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आज हम लोग रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर को वेल मेंटेन कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, ठीक हो गया? गुड गुड आफ्टरनून। रिप्लाई करिए, वॉइस क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके बेटा, मैंने आप लोग को वर्कशीट भी सेंड कर दिया था, उसको आप लोग सॉल्व करके हमें रिप्लाई करिएगा, उसका मैं आंसर बता दूंगा आप लोग को। ठीक है? ठीक है, चैप्टर आप लोग का नियर अबाउट बेटा कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग रिवीजन करेंगे। एक मिनट रुकिए, जरा वेट करिएगा। ठीक है बेटा, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस रिवीजन करा रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर रिप्लाई करिएगा। जो नहीं आएगा उसको मैं डिस्कस करूंगा, आपको कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कैमरा सही है सर? चलिए, टुडे इज लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11, द सेल चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? चलिए डिफाइन करिए फटाफट आप लोग। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बेटा क्या मीनिंग होता है? कभी सुना एक्टिव ट्रांसपोर्ट? देखिए बेटा, जब कोई प्रोसेस बहुत फास्ट होती है तो उसे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है ना? इसका क्या मीनिंग हो गया, नोट करते रहिएगा। इट इज अ रैपिड प्रोसेस। देखिए, जब सेल में कोई प्रोसेस बहुत तेजी से हो तो उसे लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एक स्पेशल बात ये होती है कि इसमें एनर्जी का यूज होता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट सर गुड आफ्टरनून बेटा, यूजेस एनर्जी। गुड आफ्टरनून सबको। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, बताइए सेल के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में यूज की जाती है, स्टोर होती है? सर एटीपी। एटीपी के फॉर्म में। वेरी गुड, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। थोड़ा इसको बेटा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा आप लोग कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है। जब सेल के अंदर कोई भी ट्रांसपोर्ट एनर्जी का यूज करके हो तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस चलिए, सर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में आपको कि डिफाइन नंबर 1 पिनोसाइटोसिस। वैसे मैं ये क्वेश्चन शायद एक बार मैं आपको दे भी चुका हूँ। पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। सेकेंड क्वेश्चन फेगोसाइटोसिस। ठीक है, एंड थर्ड इज, बस दो ही होता है, पिनो फैगो, बस यही है। तो बताइए पिनोसाइटोसिस क्या होता है और फैगोसाइटोसिस क्या होता है, बता सकते हैं? पिनो में सर मतलब
ड्रिंक करता है मतलब फिर उसमें लिक्विड को मतलब वो डाइजेस्ट करता है। वेरी गुड। जब सेल के अंदर किसी लिक्विड मटेरियल का इनटेक होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस का एक नाम और हम लोग बोलते हैं क्या? सेल ड्रिंकिंग। देखिए ये सब आप लोग को आना चाहिए, मैं आज बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी रिप्लाई करिए। यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इनटेक ऑफ, क्या लिखेंगे? इनटेक ऑफ, क्या बताइए? इनटेक ऑफ अ स्मॉल मतलब टाइनी, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, टाइनी ड्रॉपलेट्स मतलब लिक्विड। टाइनी ड्रॉपलेट मतलब हो गया कोई लिक्विड सब्सटेंस। कुछ भी लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? टाइनी ड्रॉपलेट्स यानी लिक्विड, फ्लूइड। और कहाँ सुना चाहिए? सेल के बाहर से। तो क्या वर्ड लिख सकते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर। ये जरा वर्ड सब याद करिए, ये सब बायोलॉजिकल वर्ड है। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है ना? बाई अ सेल। जब सेल के अंदर कोई लिक्विड, जैसे मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, सबको पता है, बता चुके हैं। अब कोई लिक्विड सब्सटेंस देखिए ये बाहर है। तो बाहर जब कोई सब्सटेंस होता है बच्चों, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेलुलर मतलब सेल के। सेल के बाहर से कोई फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड जब इनटेक हो जाए, अंदर चला, ये देखिए अंदर आ रहा, इट इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस, या सेल ड्रिंकिंग भी इसे बोला जाता है। ठीक है? इसको बेटा सबसे पहले देखा गया था, फर्स्ट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व कहाँ पे देखा गया था? अमीबा में। फर्स्ट ऑब्जर्व इन अमीबा, इन अमीबा। तो इतनी बात याद रखिए आप लोग, इतना सफिशियंट है। अब देखो फेगोसाइटोसिस क्या होता है? जब सेल के अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल इंटर करता है। जैसे मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और कोई सॉलिड पार्टिकल हो, ये देखिए बाहर कैसा है, ये सॉलिड पार्टिकल है। तो जब सॉलिड कोई होगा पार्टिकल और इंटर करेगा सेल के अंदर, ये अंदर इंटर कर रहा है, ये देखिए, इसको बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। फेगो मतलब होता है सॉलिड का इंटर करना, साइटोसिस मतलब सेल के अंदर। इसलिए बच्चों हम लोग इसको सेल ईटिंग भी करते हैं। इसको कहते हैं सेल क्या कर रहा? खाना खा रहा, सॉलिड खा रहा। तो डिफाइन कर दीजिए, क्या हो जाएगा? सेम उस तरह बना दीजिए, इनटेक ऑफ, क्या लिखेंगे? सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल, पार्टिकल बाई अ सेल, बाई अ सेल किसके थ्रू? ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पार कर रहा है। इसमें भी आप लिख सकते हैं बाई अ सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। देखो इसमें सेल मेम्ब्रेन भी हो सकता है और सेल वॉल भी हो सकता है, याद रखिएगा। बाई अ सेल मेम्ब्रेन। सर एक सा क्वेश्चन है सर जो मतलब आप सर MPSC का कुछ भेजा था। हाँ बताइए। सर था कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंक्लूजन। डिफ्यूजन। इंक्लूजन सर। अच्छा, कौन सा जो पेपर भेजा था आप लोग को? यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर बताइए, तो फिर ऑप्शन जरा बताइए, हमें देखें सोचें क्या होगा। सर ऑप्शन सर है क्वेश्चन नंबर कौन सा था? लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर बताइए। सर 18। इंक्लूजन, हाँ बताइए, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या था जरा बताइए तो। सर या लाइसोसोम गोल्गी स्टार्च ग्रेन। देखो इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? जो एक्स्ट्रा होते हैं। देखो इंक्लूजन का मतलब समझ लीजिए, ये समझिए आप लोगों ने सेलिटी। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे होगा हमारे हिसाब से, देखो कि इंक्लूजन क्या होता है ना। तो क्वेश्चन कैसे लिखा था बेटा जरा पढ़िए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके था, क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंक्लूजन। इंक्लूजन लिखा होगा ना। तो
इंक्लूजन, CLUSION, ये स्पेलिंग होगी। देखिए Yes, sir. इंक्लूजन Yes, का sir. मतलब होता है जो सेल के पार्टिकल अलग अलग मतलब इसमें आपके न्यूट्रिएंट हो सकता है या वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। इंक्लूजन का मतलब जो सेल सब क्या होते हैं बच्चों, ये नॉन लिविंग पार्ट होता है। तो आप देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, बताइए आप। सर माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है और सर स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन होना चाहिए। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट है सेल का, पता ही है। और क्या बताया, लाइसोसोम वो भी पार्ट है। और कौन सा होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स वो भी पार्ट है। स्टार्च ग्रेन क्या है, अलग से आया ना, इससे इसका आंसर होगा स्टार्च ग्रेन। ठीक है, आगे बात समझ में। और सर ये सर और था सर, which of the following cell organelle is associated with cell secretion? सेल सिक्रेशन कौन करता है, ये तो मैं बता ही चुका आप लोगों को। बताइए कौन सा होगा सेल सिक्रेशन, सर आप खुद गोल्गी बताइए। apparatus। गोल्गी अपरेटस ही तो करता है। ठीक है ना, ये तो आसान क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। सर हम लोग ने आंसर भेज दिया है। भेज दिया है, हम देखे नहीं बेटा अभी। तो अभी आप लोग चलिए, अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ उसको भी, पहले कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर। तो अभी थोड़ा हम लोग क्वेश्चन कर लें, अभी मैं डिस्कस आज ही कर देता हूँ आप लोग, डोंट वरी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 2 हो गए, ये हो गया 3। अभी मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, 4। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में क्वेश्चन रखते हैं हम लोग। चलिए, नेम द सेल ऑर्गेनेलिज दैट हेल्प इन पैकेजिंग, बताइए तो। नेम द सेल ऑर्गेनेलिज, सोच के बताइए सब। ऑर्गेनेलिज, है ना, विच हेल्प इन पैकेजिंग, हेल्प इन पैकेजिंग, बताइए सर सब। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सब रिप्लाई करिए, सही है आंसर। पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग मैंने लिखवाया था ना, कौन सा सेल ऑर्गेनेलिज है जो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करता है, मटेरियल को पैक सर करता है और डिस्पैच एंडोप्लाज्मिक करता रेटिकुलम सर। है। एंडोरेटिकुलम होगा वो तो, वो तो बेटा सेल के अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट का काम करता था ना, याद करिए। सर गोल्गी apparatus होगा सर। और होगा, देखिए ध्यान समझिएगा, गोल्गी एपरेटस के 2 फंक्शन होते हैं। देखिए एक तो पैकेजिंग हो गया, और इसी में एक और लिख लो, सेल सिक्रीशन। ये दोनों जो बेटा फंक्शन है, तो पैकेजिंग एंड कर लो और नहीं, एंड सेल सिक्रीशन, ये दोनों काम किससे रिलेटेड है, याद रखिएगा, गोल्गी एपरेटस से। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक फाउंड इन प्लांट, बताइए। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है ना। अच्छा देखिए, अब अगला क्वेश्चन ये है कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर्ड पिगमेंट, सबको पता है कलर्ड पिगमेंट होता है, उसके नेम बताइए, कौन कौन से होते हैं इसमें, सोचिए बताइए, कुछ नाम याद है। यस सर। नेम, नेम सर बताइए। लाइकोपीन, कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन। हम्म, सर याद है सर। ठीक है, वेरी गुड। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है। क्लोरोफिल सर, ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट। तो ठीक बताया, वेरी गुड। तो देखिए बेटा, जो सबसे मेन मेन होते हैं ना, उसको आप लोग याद है कम से कम। एक होता है कैरोटोनाइड,
देखिए कैरोटीनॉइड्स जो होता है देखो कैरेट का कलर देता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे कहा जाए कैरेट में क्या पाया जाता है, तो कैरोटीनॉइड्स, कैरेट का जो कलर होता है ना वो कैरोटीनॉइड्स की वजह से होता है। और एक आप याद रखिए जैंथोफिल, जैंथोफिल सर आपकी आवाज क्लियर नहीं ये आ रही है। आवाज क्लियर नहीं है? क्यों सर बच्चों आ आवाज रही है क्लियर नहीं है क्या? सर क्लियर है। अच्छा चलो रुकिए, गुड़िया थोड़ा सा माइक अपना सही करिए या नेटवर्क देखिए। देखो सही है बेटा, बताइए श्रेया सर अब आने आपको लगी। सही है? हाँ तो बता देना सर बेटा, आ नहीं आएगा तो फिर मैं सेट कर दूंगा। वेरी गुड। तो देखो एक जैंथोफिल होता है, ये कैरेट के कलर का होता है, और ये डिफरेंट जो कलर अलग अलग होते हैं ना उसके लिए होता है, हरे को छोड़ करके, एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन बेटा इसमें नहीं पाया जाता है, ग्रीन जहाँ होगा उसमें क्लोरोफिल होगा, वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है ना, ये याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, फटाफट आंसर रिप्लाई करिए। सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। हाँ इज, श्रेया आप भी बताओ गुड़िया, मेड अप ऑफ, क्या आंसर होगा इसका, बताइए सब लोग। प्रोटीन, एक तो प्रोटीन होता है ना, याद आ रहा, प्रोटीन और फास्फोलिपिड। तो लिपिड भी आप लिख सकते हैं, या आप चाहो तो फास्फोलिपिड लिखिए। फास्फो मतलब जिसके अंदर फास्फोरस हो, फास्फो लिखा है PHOSPHO, फास्फो मतलब होता है फास्फोरस। तो आप अगर ना याद आए तो आप प्रोटीन और लिपिड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बताइए मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का क्या मीनिंग होता है, आप लोग याद करिए। बताइए, सर याद आ रहा प्रोटीन है? की हेल्प से सेल मेम्ब्रेन फॉर्म होती है सर। हाँ प्रोटीन और लिपिड की हेल्प से मेम्ब्रेन का बनना, लिपिड भी तो है, तो याद रखिएगा। यस सर, यस सर। मेम्ब्रेन मतलब हो गया सेल मेम्ब्रेन, या कोई भी मेम्ब्रेन, वैसे आप सेल मेम्ब्रेन याद कर लो आसान रहेगा। वैसे कोई भी मेम्ब्रेन, ऐसा नहीं खाली सेल मेम्ब्रेन। सेल के मेम्ब्रेन जितने मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकांड्रिया का मेम्ब्रेन, किसी का मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन का बायो माने लिविंग की बॉडी में बायो हो गया, एजेंसिस मतलब फॉर्मेशन। यानी देखो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, बायो माने लिविंग के बॉडी में मेम्ब्रेन का बनना, जेनेसिस मतलब बनना, फॉर्मेशन होना ही कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यानी इसका बेटा आंसर हो गया फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन किससे बनता है, बाई प्रोटीन एंड लिपिड, इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। वैसे इसके बारे में थोड़ा सा आपको डीपली याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करना बेटा। देखो ना, जो एंडोपेन रेटिकुलम होता है, मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा आप लोग। द एंडोपेन रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स मॉलिक्यूल्स या लिपिड मॉलिक्यूल। आप क्या लिखेगा, एंडोपेन रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स मॉलिक्यूल, और फैट मॉलिक्यूल्स के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लिपिड, एक ही बात होता है, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। या इतना सेंटेंस लिखिएगा, फिर थोड़ा इसमें ऐड कर दीजिएगा कि दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हाईलाइट करिएगा, सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज या कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो आप लोग मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन को हाईलाइट करिएगा। सेल मेम्ब्रेन बनने को ये हम लोग क्या कहते हैं,
बेटा 1 बजे से वेट करिए। हाँ भैया प्रणाम। भैया बात हो गई थी, कहा था भैया बता रहे हैं हम, तो वही फोन कर रहा था, हम बता दे रहे हैं आपको। नहीं नहीं बस अभी, नहीं अभी हम कॉल करते हैं आपको। ठीक भैया पूछ ले, बस 15 मिनट बता रहे हैं भैया, ऑनलाइन क्लास है, बस कट करके बता रहे हैं। हेलो, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज रैपिड थोड़ा आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, आज रैपिड राउंड चल रहा। चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट डिड रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम इन कॉर्क सेल? बताइए क्वेश्चन नंबर जो भी हो। सर सेल क्वेश्चन वॉल। नंबर 8। हाँ, सेल सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करा था? सर सेल हेक्सागोनल वॉल, स्ट्रक्चर। वेरी गुड। तो रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व क्या किए थे? कॉर्क लिए थे ना, तो कंसिस्ट ऑफ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट विच फॉर्म अ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम स्ट्रक्चर देखा था ना बेटा, यानी डेड सेल को देखा था सबसे पहले, कहने का मतलब ये। हाँ, तो डेड सेल बेटा देखा था ना उन्होंने, एक्चुअली में सेल वॉल ही देखा था, अगर आंसर एक्यूरेट बोलना हो तो सेल वॉल देखा था, क्योंकि डेड सेल थी, है ना, ये बात है। चलिए वेरी गुड, एकदम सही बता रहे आप तो आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट पूछते हैं। नेम द ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स इन द सेल। बताइए, नेम द ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स यानी सेल ऑर्गेनेल्स इन द सेल। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? थॉमस का मतलब क्या? ऑटोनॉमस किसे बोलते हैं? बताइए आंसर। सर ऑटोनॉमस का सर मतलब ही नहीं पता है सर। देखिए ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ध्यान समझिएगा। ऑटो मने होता है बच्चों सेल्फ, और नॉमस का मतलब जो अपना फंक्शन खुद कर ले, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट समझ लीजिए आप, जो किसी पर डिपेंड ना हो। सर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकांड्रिया, और एक क्या होगा बता सकते हैं? सर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड। देखिए एक्चुअली में जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, जो अपना खुद बना लेते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, देखो ध्यान दीजिएगा। माइटोकांड्रिया आपको याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या चीज़ ऐसी चीज़ है जो और सेल ऑर्गेनेल्स में नहीं होती है? सर सिंगल बताइए। स्टैंडर्ड डीएनए। जी हाँ, हैव देयर ओन, याद करिए, ओन सर्कुलर डीएनए। और डीएनए को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अंदर पहले से ही डीएनए है, इसलिए जब डीएनए है तो अपना खुद ये ऑटोनॉमस खुद अपना रेप्लिकेशन करता, बना लेता माइटोकांड्रिया से माइटोकांड्रिया, ये मतलब जेनेटिक मटेरियल। और इसमें देखो एक चीज और है, इसमें राइबोसोम भी है, याद करिए राइबोसोम। कौन सा टाइप? 70S टाइप। तो देखिए इन दोनों में याद रखिएगा कि डीएनए और राइबोसोम ओन है, मतलब इनका खुद का है, पर्सनली है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। और सब जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो न्यूक्लियस पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? इसलिए इनको हम लोग ऑटोनॉमस कहते हैं। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज प्रोटोप्लाज्म रिफर टू? बताइए, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या सर चीजें होती हैं? प्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू, ये पूछ रहे हैं क्या क्या ऐड कर दें? हाँ बताइए, सही बता रहे हैं आप लोग। साइटोप्लाज्म प्लस, सर बताइए, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियोप्लास्ट। अच्छा देखो, कहीं कहीं ना न्यूक्लियस भी लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं, ठीक बेटा। तो ये मत कंफ्यूज होना कि न्यूक्लियस क्यों लिखा है, एक्चुअली में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म ही तो फिलअप है, तो कभी कभी न्यूक्लियस भी लिख दिया जाता है, तो दोनों आंसर सही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू सेल विच कीप चेंजिंग देयर शेप, वेरी इंपॉर्टेंट, सोच के बताइए। नेम सर रिपीट कर दीजिए। नेम टू सेल, मैं लिख दे रहा हूँ, आपको बताइए सोच सकते। सेल कीप चेंजिंग, जो अपना शेप चेंज कर सकते हैं, कीप चेंजिंग देयर शेप। दो ऐसे सेल बताइए जिनका आकार जो है, जो बनावट है वो चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है। सर एक अमीबा है। हाँ वेरी गुड, और बताइए। एक तो अमीबा हो गया, पानी में रहता है, यूनिसेलुलर है, और बताइए। और कौन है जिसको अमीबाइडल सेल बोला जाता है, बताइए, अमीबा की तरह होता है, याद कर लो सब लोग। व्हाइट ब्लड सेल, जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी का काम करता है, जो बैक्टीरिया फंजाई बैक्टीरिया वायरस बॉडी में जाते हैं उनसे ये लड़ता है, WBCS। इससे बेटा WBCS को हम लोग एमेबॉइडल सेल भी बोलते हैं, एमेबॉइडल सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसका दूसरा नाम एक ल्यूकोसाइट भी होता है, ये भी याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है इसे। ये 5 तरह के होते हैं WBCS, ठीक है ना। कौन कौन से होते याद है? न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बैसोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, 5 टाइप्स के WBCS होते हैं, और इनका शेप हमेशा चेंज होता रहता है। सबसे बड़े शेप का मोनोसाइट, जिस सीक्वेंस मैंने बोला ना उसी सीक्वेंस में उनका शेप भी होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो सुन लीजिएगा आप रिकॉर्डिंग। आगे चलिए बताते, नेम द स्मॉलेस्ट सेल एंड द लॉन्गेस्ट सेल, बताइए। सर इन नेम द, ह्यूमन बॉडी पूरे वर्ल्ड में। नहीं इसमें क्या पूछा जा रहा है कि नेम द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, और सबसे बड़ी सेल लॉन्गेस्ट, है ना। चलिए आप ह्यूमन बॉडी में ही बताइए, या ऐसे ही बताएंगे तब भी सबसे छोटा न्यूरॉन है सर। बताइए। स्मॉलेस्ट सर कौन, ह्यूमन लॉन्गेस्ट? सर सबसे छोटा स्पर्म है, स्मॉलेस्ट कौन सा है? सर छोटा सर स्पर्म है सर, और सर बड़ा सर न्यूरॉन। नहीं, स्पर्म नहीं, RBCS होता है, याद रखना। स्मॉलेस्ट पूछेगा तो RBCS, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल, सही ज़्यादा अच्छा है ना। और आप वो भी सही कह रहे हैं, स्पर्म सेल भी कह सकते हैं, इसी के लगभग लगभग बराबर, तो सही बताया आपने, स्पर्म सेल कहिए या स्पर्म, ठीक है चलिए। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ गए तो RBCS होगा आंसर इसका, ठीक है ना। चलो सही बताया आपने, RBCS या स्पर्म सेल, ठीक ना। ये किसकी बात की जा रही है? मेल की बात की जा रही है, याद रखना, ह्यूमन मेल। अब फीमेल की अगर बात की जाए बेटा तो बताइए। सर ओवरी। अगर लॉन्गेस्ट की बात की जाए, बड़ा, ये मतलब सॉरी स्मॉलेस्ट है ना, तो लार्जेस्ट। देखो एक लार्जेस्ट होता है, एक लॉन्गेस्ट होता है। लार्जेस्ट मतलब साइज में बड़ा, ध्यान दीजिएगा। अगर लार्जेस्ट कहा जाए तो ऑस्ट्रिच का एग होता है, पता ही है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है सबसे बड़ा है। लेकिन अगर ह्यूमन की बात किया जाए तो याद रखना, जो एग होता है ना, एग कहाँ होगा? ह्यूमन में, यानी कि फीमेल में। ह्यूमन फीमेल में सबसे बड़ा क्या होता है बच्चों? एग होता है। और मेल में बात किया जाए तो सबसे छोटा क्या होता है? तो देख लो दोनों, न्यूरॉन सर स्पर्म सेल, एग, वो लॉन्गेस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में लंबा, ऐसे लंबा होगा,
जैसे पेन है ना, तो पेन क्या है, लंबी है। अभी हम एक फुटबॉल रखते हैं तो फुटबॉल तो गोला हो गया ना, उसका शेप बड़ा है, लंबाई नहीं बड़ी है। तो याद रखिए, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा सा ऐसे है, लार्जेस्ट मतलब ऐसे, देखो ऐसे गोल, और लॉन्गेस्ट मतलब ऐसे लंबा। तो सबसे लंबा कौन है, नर्व सेल है। ये बेटा अप टू 1 मीटर तक हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना। तो जरा ये वर्ड को समझिए आप लोग, छोटा, बड़ा, लंबा। इसका मतलब छोटा, लार्जेस्ट का मतलब लंबा, वो बड़ा, और इसका मतलब लंबा हुआ। तो छोटा, बड़ा, लंबा, तो लंबी सेल में आती है नर्व सेल। ठीक है, और याद रहेगा सबसे इतनी छोटा बातें। तो सर सबसे छोटा यही होगा माइक्रोप्लाज्मा। आरबीसीएस। अगर ह्यूमन न कहा जाता, अगर ह्यूमन न कहा जाए, अगर सिर्फ कहा जाए कि स्मॉलेस्ट बताइए, पूरे अर्थ पे स्मॉलेस्ट कौन है, तब आप लोग लिखेंगे क्या, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। तो देखो मेरे पास कंफ्यूज ना हो आप लोग, मैं फिर से बता देता हूँ। कहा जाए कि सबसे छोटा बताओ इस पूरे यूनिवर्स में अर्थ पे कौन सा है, तो आप कहेंगे पीपीएलओ। अगर कहा जाए कि ह्यूमन बॉडी में बताइए सबसे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे आरबीसीएस या स्पर्म सेल। अब इधर आ जाइए, आज का जब पूरे अर्थ पे बताओ सबसे बड़ा कौन सा सेल है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। और कहा जाए कि ह्यूमन के बॉडी में बताओ, तो फीमेल की बॉडी में होता है एग, जो सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट की अगर लॉन्गेस्ट की बात की जाए, लंबाई की, तो ये सबसे लंबा यही होता है। तो चाहे ह्यूमन बॉडी पूछा जाए, चाहे जनरली पूछा जाए कि सबसे लंबा, तो ये होगा नर्व सेल। ये बेटा क्लियर हुआ सबको, बताइए। यस सर। चलिए, तो थोड़ा याद रखना बेटा इसको, बड़ी कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, और अदर भी जो भी एग्जाम देंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, नेम द थ्री फीचर्स, नेम द थ्री फीचर्स, थ्री फीचर्स फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। बताइए कौन से ऐसे 3 फीचर जो दुनिया कोई भी सेल हो, वो चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, उसमें प्रेजेंट होता है या देखने को मिलता है, बताइए। सर सेल मेम्ब्रेन, हाँ कॉन्ड्रिया। वेरी गुड, इसका आंसर हो गया, एक तो हो गया सेल मेम्ब्रेन, या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सबको पता होगा। और बताइए। सर राइबोसोम। राइबोसोम, हम सेल का फीचर पूछ रहे हैं। सर माइटोकॉन्ड्रिया सर मतलब नहीं सेल, होगा। चलो माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी है, कहाँ पाया जाता प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता तो बेटा सारे सेल ऑर्गेनेलिज भी गायब रहते हैं, याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल बट सर में अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सर्कुलर सेल में नहीं, डीएनए होता है ना, सर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ साइटोप्लाज्म। होता है। हाँ, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, तो बेटा ये सारे सेल में पाया जाएगा। इसके अलावा जो है ना वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो बहुत सारे ऐसे सेल हैं जिसमें नहीं पाया जाता, बैक्टीरिया में लेकिन ये सर 3 चीजें जरूर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती ना सर। प्रोकैरियोटिक है ना बेटा, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होंगे उसके अंदर नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। तो सर फिर न्यूक्लियस सर फिर कैसे होगा। न्यूक्लियस नहीं होता यार, न्यूक्लियस का सिर्फ पार्ट होता, बाउंड्री गायब रहती है। न्यूक्लियस का मतलब हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की जा रही है। जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियस का कोई अस्तित्व है, बताइए, कोई एग्जिस्टेंस माना जाएगा, वो तो न्यूक्लियोइड बन जाएगा। एक्टर सब आप लोग बोल रहे हैं, न्यूक्लियस की अगर बाउंड्री नहीं है तो उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में।
यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस की चारों तरफ बाउंड्री होनी चाहिए, तभी तो न्यूक्लियस कहेंगे उसे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस का मेन मतलब होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्लियर? एक बार आप लोग लेक्चर फिर पीछे देखिएगा जहाँ न्यूक्लियस पढ़ाया था आप लोग, या स्टार्टिंग में जहाँ जहाँ बताया था हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस। ठीक बेटा, चलो अगला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ टफ हो जा रहा लग रहा। डिफाइन डिफ्यूजन, बताइए व्हाट इज डिफ्यूजन, बताओ बच्चों, डिफ्यूजन क्या मतलब है? Sir, diffusion is a passive transport in which there is a transfer of any material from high मतलब higher concentration to lower concentration. वेरी गुड। तो देखिए ध्यान देना, आपने एक वर्ड बोला पैसिव ट्रांसपोर्ट, ध्यान देना बच्चों सब लोग, बहुत अच्छा आपने डिफिनीशन बताया। तो हम लोग अगर सेल के कंपेयर में अगर इसको लिखें सेल से रिलेटेड, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जब कोई गैस है, देखिए जब कोई गैस जैसे हो गया O2 हो गया, CO2 हो गया ना बेटा, क्या करें, मूव्स करें, मूव्स कहाँ मूव्स करेगा बताइए, अक्रॉस द सेल, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, या तो सेल के अंदर जाए या सेल के बाहर आए, मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अच्छा इसमें देखो एक वर्ड आपने भी बोला पैसिव ट्रांसपोर्ट, जब बेटा ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको एक्टिव बताया था शुरुआत में, कि एक्टिव मैंने आपको ये बताया था, देखो ये भी पेज रखा हुआ है, ये देखिए सर एक्टिव। पैसिव में सर मतलब एनर्जी का यूज नहीं होता। जी हाँ, इसमें ये बहुत फास्ट होगा, जब एनर्जी लगी तो तेजी से भागेगा मॉलिक्यूल। जैसे मान लो भाई ये सेल है, अब मान लीजिए कि इसमें ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा है, ध्यान समझना, और बाहर ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन तो बाहर निकलने लगेगी ऐसे से, अधिक से कम तरफ जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि बाहर वाली अंदर चली जाए, तो इसको ज़बरदस्ती बेटा हमको ना एनर्जी दे के भेजना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। तो जब हम एनर्जी दे के ज़बरदस्ती किसी मॉलिक्यूल को उसके अपोजिट डायरेक्शन में भेजने लगते हैं, तो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से कोई चीज़ हायर कंसंट्रेशन तरफ जाती है, कम से किधर जाएगी, ज़्यादा की तरफ जाएगी। इसमें बेटा एटीपी का यूज करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लोअर कंसंट्रेशन यानी कम मात्रा से हायर कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा मात्रा की तरफ अगर हम ज़बरदस्ती भेजेंगे, तो कॉमन सी बात है हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी, यही मतलब है। चलो वेरी गुड। अब देखो आओ एक क्वेश्चन, इसी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ध्यान समझिएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है बच्चों, जब एनर्जी का यूज ना हो अपने डायरेक्शन में आप। नहीं जाएगा सर, ये हायर से लोअर ही जाएगा। जी हाँ, तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, मूवमेंट कैसा होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ जो पार्टिकल्स होना चाहिए, पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, O2 हो सकता है, CO2 हो सकता है, कोई सॉल्यूट हो सकता है, कुछ भी किधर जाएगा याद रखना, हायर कंसंट्रेशन यानी अधिक मात्रा से कम मात्रा तरफ, लोअर कंसंट्रेशन, तो इसमें को बोलते हैं पैसिव। और जब बेटा अधिक से कम तरफ तो अपने आप जाता है ना, देखिए ये अपने आप जाता है, तो इसमें क्या होता है, नो यूज ऑफ एटीपी, यानी कि एनर्जी का इसमें यूज नहीं होगा, ये अपने आप चल रहा है। भाई ऊपर टंकी में पानी भर दीजिए और नीचे नल खोलिए तो अपने आप पानी आता है कि नहीं, लेकिन वही टंकी को अगर भरना पड़ता है तो नीचे से मोटर चलाना पड़ता है, क्योंकि उल्टा आप भेज रहे हैं, ऊपर भेज रहे हैं पानी, पानी ऊपर जाना नहीं चाह रहा, आप ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको प्रेशर लगाना पड़ा, तो जो आप ऊपर टैंक को भर रहे हैं मोटर चला के वो एक्टिव हुआ, और जो ऊपर से पानी अपने आप नीचे आ रहा है, अपने आप नीचे आ रहा है, उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो कोई नई चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, आइए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50,
व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस आपको जानते ही होंगे, बताने की बहुत जरूरत नहीं हमें, लेकिन बताइए आप ऑस्मोसिस, बताइए। Osmosis is a type of passive transport where water is sent from a higher हाँ, concentration through a semi-permeable membrane. वेरी गुड। यानी कि देखो इसमें क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से, अधिक मात्रा से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का जाना, ध्यान समझिएगा। वाटर जब अधिक से कम तरफ मूव करे और बीच में बेटा एक मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन के थ्रू जब जाता है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हो गया है डिफिनीशन, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर भी कह सकते हैं या सॉल्वेंट भी लिख कह सकते हैं आप। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। चलिए, इतना सबको पता ही है, कोई नई चीज़ नहीं है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, फुल फॉर्म आपको बताना है डीएनए और आरएनए का। सर हम बताएं सर। बताइए। सर डीएनए का सर होगा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और सर आरएनए का सर होगा न्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड। सर इसको होता है गुड। डाई शुगर और सर राइबो शुगर। हाँ, ये डाई नहीं, डी ऑक्सी है ना। डी का मतलब होता है रिमूवल, ऑक्सी माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं। दोनों क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और एसिडिक नेचर के, एसिड है। और जो आरएनए बेटा, इसमें डी ऑक्सी हटा दीजिए, सिर्फ इतना लिख दीजिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। राइबो भी लिख सकते हैं, राइबोज भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा RIBOSE ये भी लिख सकते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हो गया। चलिए, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन और बताइए। ATP और ADP, चलिए सब आसान क्वेश्चन, ये सब आना चाहिए आप लोग को। बताइए। सर एडिनो ट्राइफॉस्फेट और सर एडीपी एडिनो एडिनो पूरा बोलिए। एडिनो सर ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और सर एडिनोसिन डाई। एडिनोसिन, हाँ वेरी गुड, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। और सर ये एडिनोसिन डाईफॉस्फेट होता है। हाँ, एडिनोसिन यहाँ बेटा डाई आ जाता है, डाई का मतलब दो और ट्राई मतलब थ्री, ठीक है ना? ये बात समझ में आई? ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, बताइए। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? सर एटीपी। एटीपी को। देखो बेटा, इसमें ज़्यादा एनर्जी होता है, मतलब कि हाई एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं, हाई एनर्जी पैकेट। और इसको बच्चों कहा जाता है एडीपी को लो एनर्जी पैकेट, पैकेट। तो इसी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसको जरा याद रखिएगा, आपको एग्जाम पूछा जाता है। एनर्जी करेंसी मतलब जैसे आप अपने जेब में नोट लेके चलते हैं ना, तो सेल अपने अपने अंदर क्या लेके चलता है? एनर्जी करेंसी, जहाँ जरूरत पड़ता है वो इसको खर्च करता है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो सेल का यही मनी है, समझ लो, यही नोट मुद्रा पैसा सब है इसका। ठीक है बच्चों? अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन पूछने, बहुत सोच समझ के बताइएगा। बेटा, जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें से एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, तो वो एनर्जी किस में मतलब सेव की जाती है? बताइए। यानी कहने मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज
आफ्टर सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? जो माइटोकांड्रिया के अंदर होता है। कहाँ होता है? occurs in mitochondria. Mitochondria is stored in, बताइए किसमें स्टोर की जाती है? जो एनर्जी हमारे बॉडी में सेल में निकलती है माइटोकांड्रिया में, तो कहाँ स्टोर किया जाता है? बता सकते हैं आप लोग? देखिए सर ध्यान दीजिए। वैक्यूम। नहीं, थोड़ा ध्यान देना। जैसे आपने फूड खाया, फूड का डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज जाता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के यूज करके, है ना। रेस्पिरेशन देखिए, जो एनर्जी बनती है, ध्यान समझिएगा, ये बेटा स्टोर की जाती है। एनर्जी स्टोर की जाती है दो फॉर्म में। स्टोर्ड इन, देखिए पहला बेटा होता है एडीपी, ध्यान समझिएगा। पहले एडीपी बनता है और सेकेंड बेटा बनता है आईपी। यानी पहला हो गया एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये देखिए लिखा हुआ, यानी लो एनर्जी पैकेट। एक बनता आईपी, आईपी का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और इसका नाम हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देखिए अब जब 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 दोनों आपस में मिलते हैं, ध्यान समझिएगा, एडीपी अब प्लस इसमें एक आईपी और मिल गया, तब बेटा बन जाता है एटीपी। देखिए ये, इन्हें ध्यान समझिएगा। एडिनोसिन डाई लिखा है ना, डाई फॉस्फेट, डाई मतलब दो, डाई का मतलब होता है सर टू। पूरा तो एक्सप्लेन टू किया क्या है है? सर। फॉस्फेट। हाँ सर आपने इसको रेस्पिरेशन और क्रेब साइकिल में पूरा एक्सप्लेन किया है। हाँ किया है, लेकिन इसको समझ लीजिए, ये नहीं बताया होगा। एडीपी का मतलब होता है कि एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, यानी कि दो ठो क्या हैं? दो ठो आईपी हैं। और एक आईपी देखो इसमें और जुड़ गया, देखो प्लस वन आईपी, वन आईपी ये जुड़ गया, ये वाला। तो कितना हो गया? थ्री आईपी हो गया। देखो थ्री आईपी, यही जब थ्री आईपी बनता है तो इसी को कहा जाता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ट्राई माने तीन ठो आईपी हो गया। यानी कुल मिलाकर के एनर्जी बेटा जो स्टोर होती है वो एडीपी और आईपी में होता है, और आईपी ही बढ़ने घटने से एनर्जी कम ज़्यादा होती है। तो अगर चारों ऑप्शन दे दिए तो हमारा मेन एक्यूरेट आंसर होगा आईपी, या ठीक है ना, मेन एक्यूरेट आंसर आईपी हुआ। एडीपी भी हो सकता है, एटीपी, लेकिन अगर मान लो कि सब ऑप्शन दिया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या होगा? एटीपी। तो क्या आपको क्या पढ़ते हैं? हमारा एनर्जी जो स्टोर रहता है वो किस रूप में रहता है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया? एटीपी। और अगर डीपली सोचे तो क्या आंसर होगा? ये दोनों हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग याद करिए, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, नेम द सेल ऑर्गेनेलिज विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। बताइए क्वेश्चन नंबर 18। सर आप लाइसोसोम या राइबोसोम सर? लाइसोसोम, सेल ऑर्गेनेलिज, बताइए क्या लिखते हैं? विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। बताइए क्या आंसर आप लोग को लगता है? लाइसोसोम किसका पार्ट है? बताइए आप लोग, किससे टूट के अलग होकर बन जाता है? मैंने आपको बताया था,
अरे गोल्गी apparatus याद करिए। हाँ, गोल्गी बॉडीज भी कर सकते हैं या गोल्गी apparatus, इसी का तो एक टुकड़ा होता बेटा। याद करिए, भूल गए आप लोग, पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहे हैं। अरे गोल्गी apparatus याद करो, ऐसे था कि नहीं? इसमें ऐसे गोल गोल नहीं लगा था, यही तो अलग होकर बन जाता है लाइसोसोम। यस सर, याद है। इसी को हम लोग क्या कहते थे? वेसिकल्स कहते थे, याद करिए। यही वेसिकल्स अलग होकर के लाइसोसोम में तो कन्वर्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बताइए। नेम द क्लींजिंग ऑर्गेनली इन द सेल। क्लींजिंग मतलब जो सेल को साफ करता है, कौन है? सेल को सफाई करने वाला ऑर्गेनल कौन है? क्लींजिंग ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनली। सर लाइसोसोम। लाइसोसोम, सुसाइडल बैग, ठीक है ना? वही तो सेल को साफ करता है। कोई मर गया तो उसको बर्स्ट कर देता है, जला देता है, बाहर फेंक देता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नेम टू सेल्स विथ सेल वॉल। दो ऐसे सेल्स बताइए जिसमें सेल वॉल होता है। बताइए, सेल वॉल वाले कोई बता दो यार। अरे एक अनियन बता दीजिए, प्याज हो गया है, अनियन सेल, और फंगस भी तो प्लांट है, फंगस हो गया, ये फंजाई हो गया। सर काइटिन होता है सर। पीपल का पेड़ हो गया, तुलसी जी का पेड़ हो गया, मैंगो ट्री हो गया, बहुत सारे तो हैं। बनाना का ट्री हो गया, जितने अपने आसपास देख रहे हो सब प्लांट सेल, सब में तो सेल वॉल है बच्चों। तो आंसर कोई भी दो लिख दीजिए, जैसे अनियन सेल एंड फंगस, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए। व्हाई डज माइटोकॉन्ड्रिया हैव लार्जली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे गोल गोल मुड़ा मुड़ा क्यों होता है, बताइए। बता सकते हैं? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। Why does mitochondria have largely, मतलब ज़्यादा largely folded inner membrane। माइटोकॉन्ड्रिया आपने जब पढ़ा था, याद करिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बनाए थे ना, ऐसे था, और जो अंदर की मेम्ब्रेन थी ऐसे था, देखिए ऐसे था, मुड़ा मुड़ा। तो जो ये आउटर मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्यों मुड़ी हुई रहती है, ऐसे इनफोल्डेड क्यों होती हैं? सर Why बिकॉज inner सर membrane of आप mitochondria enfolded? बताइए। सर बिकॉज सर इसका इनकी सरफेस ऑक्सीजोम होता है F1 पार्टिकल। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इसको आप लोग को आंसर हमें रिप्लाई करना है, होमवर्क लिखिए, इसको लॉन्ग में लिख कर भेजिएगा। और एक क्वेश्चन और याद करिए। विच ऑर्गेनेल मेक्स द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ लाइसोसोम। कैसे मैं बोल रहा हूँ? विच ऑर्गेनेल मेक्स द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर बेटा जो एंजाइम होता है उसको लोग बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। याद होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, याद है ना? इस एंजाइम को कौन सा सेल ऑर्गेनेल बनाता है, ये बताना है। विच सेल ऑर्गेनेल मेक्स द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ लाइसोसोम। इसको भी आपको रिप्लाई सर करना है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर बनाता है। कंफर्म है? एंडोक्राइन रेटिकुलम भी यस दो सर। तरह का होता है, एक रफ होता है, रफ वाला एक स्मूथ सर आ होता है। रही यार, सर आ रही यार, सर रफ RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बनाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। चलो याद तो आया। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, बताइए। व्हाट आर सिस्टर्ने या सिस्टर्न, CISTERNS। स्टर्निंग सर गोल्गी एपेटस का सर मतलब जो फोल्ड मतलब सर फोल्डेड होते हैं ना सर, मतलब मेम्ब्रेन जहाँ से मतलब चीजें पैक होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि मतलब पैकेजिंग होता है सब कुछ। हाँ, तो इसको थोड़ा आप अच्छे से लिखिएगा। एक्चुअली में ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं ना,
अरेंज इन स्टॉक कॉल्ड सिस्टर। तो ठीक है, इसको मतलब ये तीनों क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग कॉपी में लिखने की कोशिश करिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन क्यों फोल्डेड होता है और कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है लाइसोसोम का, चलिए आपने बता दिया आर होता है, और सिस्टरने क्या होता है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार रिपीट किया गया है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसको आप लोग लिखिएगा जरूर, ठीक है ना। अब ये देखिए जो सर क्वेश्चन, सर डीएनए और सर आरएनए में सर अंदर क्या होता है, और सर जीन्स सर डीएनए बता आरएनए, दीजिएगा सर। हाँ देखिए जीन्स कल पढ़ाए थे आप, सुने, देख लीजिएगा वीडियो। देखिए एक्चुअली होता क्या है नहीं कि ये सर, देखिए बता दे रहे हैं, जैसे सेल है तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यहाँ धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे करके, इसको बेटा क्रोमैटिन थ्रेड्स कहा जाता है। कल के लेक्चर में है, लेक्चर नंबर 10 में क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। इसी ये बेटा जब सेल डिवाइड होता है ना तो ये क्रोमैटिन थ्रेड्स बाहर चले आते हैं। ये थ्रेड्स कहाँ होते हैं, देखो गलत बन गया, न्यूक्लियस के अंदर होता है थ्रेड, ये चले आते हैं यहाँ पर साइटोप्लाज्म में और मोटे मोटे होकर इस तरीके से बन जाते हैं, इसको क्रोमोजोम्स कहते हैं। तो जब बात हमारी ध्यान समझिएगा, जो डीएनए होता है ना, डीएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। देखो डीएनए से क्या क्या बनता है, डीएनए से बनता है क्रोमैटिन फाइबर, क्या बनेगा, क्रोमैटिन फाइबर, और क्रोमैटिन फाइबर से क्या बनता है, क्रोमोजोम। और डीएनए का जो छोटा टुकड़ा होता है, छोटा सा पार्ट, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं जीन। तो जीन इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, और इस जीन के अंदर आपके करेक्टर्स रिकॉर्ड रहते हैं। करेक्टर्स मतलब स्किन का कलर, सर आंखों का और कलर, सर आई, न्यूक्लियोटाइड सर क्या होता है हाँ, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना होता है। सर? न्यू न्यूक्लियोटाइड से कौन बना होता है, डीएनए बना होता है। डीएनए का यूनिट है ये, समझे आप। यस सर। न्यूक्लियो डीएनए बनेगा, डीएनए से क्या क्या बनेगा, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर से क्या बनेगा, क्रोमोजोम, और डीएनए से क्या बनता है, जीन। और जीन से ही माता पिता कैरेक्टर को बेटा बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। और कहाँ जीन पाया जाता है, देखो और ये क्रोमोजोम के ऊपर यहाँ चिपके रहते हैं ऐसे। एक क्रोमोजोम्स पे 30,000 से लेकर 40,000 क्रोमोजोम्स होते, वो जीन्स होते हैं एक क्रोमोजोम से। आप सोचिए, आपके बॉडी का अगर पूरा जीन्स निकाल करके एक रस्सी बना दी जाए बेटा ना, तो पूरे अर्थ को आप ऐसे से ना 7.5 बार बांध सकते हैं, 7.5 टाइम्स क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। इतना लंबा धागा बनेगा, समझ लीजिए। तो हम लोग की बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं ना। आप सोचिए एक सेल्स में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं पता है आपको, आपके एक सेल में 40 क्रोमोजोम्स होते हैं, 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोजोम। और आपके बॉडी में कितनी सेल्स है पता है, 10 टू द पावर 15 सेल्स हैं। तो कितने सर क्रोमोजोम्स माइनस, हो गए, माइनस नहीं प्लस। ये सर 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 सॉरी सर सॉरी। और 10 टू पावर 15 का मतलब समझ रहे हो बच्चों, एक के आगे 15 जीरो, एक के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 वन के आगे जीरो लगाओ तो इतनी सेल्स आपकी बॉडी में है। और क्रोमोजोम्स एक सेल में कितना, 46। तो 46 इंटू इतना करेंगे तो इतना आया जीन्स आपका, सॉरी इतने क्या गए, क्रोमोजोम्स आया। अब फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना, 40,000 का, तब आया जीन्स। अब जरा जोड़ के देख लीजिए आपको, एक क्रोमोजोम से 40,000 जीन्स, तो आपकी बॉडी में कितने जीन्स होंगे जरा हमें बताइएगा आप लोग, हाउ मेनी टोटल जीन्स प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। आप लोग इसे कैलकुलेट करके हमें जरा सेंड करिएगा। एक सेल में 46 क्रोमोजोम्स, तो इतने सेल में कितने क्रोमोजोम्स, और फिर एक क्रोमोजोम्स पे 40,000 जीन्स, तो इतने में फिर 40,000 का मल्टीप्लाई, मतलब 46 इंटू 1 का आगे 15 जीरो और इंटू 40,000, इतने बेटा जीन्स होंगे आपके बॉडी में, सोचिए। अच्छा चलिए, जो क्वेश्चन आप लोग को दिए थे ना, मैं उसका भी आंसर आपको सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक बेटा। तो आप लोग आंसर उससे मैच कर लेना, जो डाउट होगा उसको हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है।
ठीक है ना, कोई डाउट? हेलो, सबको वॉइस क्लियर है? वॉइस बंद है सबका। यस सर। ठीक है श्रेया बेटा, तो ठीक है, आप लोग को मैं अभी आंसर सेंड कर देता हूँ, आप जरा मैच करके देखो कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। और बताइए नेक्स्ट चैप्टर कौन से स्टार्ट किया जाएगा? इससे चैप्टर तो नियर फिजिक्स अबाउट का। कंप्लीट हो गया। तो चलिए मोशन का सर। मैं अभी आपको एक वीडियो भेज दूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा। कल की टाइमिंग में आप लोग को सेंड कर दूंगा और कल हम लोग आगे मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक बेटा? यस सर। तो एक वीडियो भेज दूंगा, उसको नोट जरूर कर लेना बेटा। ओके ना? यस सर। यस सर। चलो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बाय। वेलकम।